Question number 6. Creditors of 85,000 accepted 40,000 as cash and investment of 43,000 in full settlement of their claim. तो यहाँ पर देखिए 85,000 रुपीज के एक क्रेडिटर्स हैं. क्रेडिटर्स की टोटल वैल्यू है 85,000. इस 85,000 में से इन्हें 40,000 रुपये तो कैश दिया गया है और बाकी जो 45,000 रुपये इनके रह गए उसके लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया है. और ये जो इन्वेस्टमेंट है इनकी बुक वैल्यू तो हालांकि 43,000 है, लेकिन इन्होंने इसे फुल सेटलमेंट में टेक ओवर कर लिया है. तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ लाइबिलिटी का सेटलमेंट एसेट के साथ हो गया, इसीलिए इसकी तो कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है. बाकी जो कैश पे किया गया है इसकी एंट्री करेंगे. तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में किसी लाइबिलिटी का पेमेंट कहाँ से किया जाता है? डीआर से. और पेमेंट फॉर्म ने कैश में किया है तो टू कैश लिखा जाएगा. एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट. जो 40,000 रुपये क्रेडिटर्स को पे किया है उसकी हमने एंट्री कर दी. इसके बाद देखिए क्रेडिटर्स ऑफ 16,000 दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम. यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रेडिटर्स 16,000 के हैं, मशीनरी 18,000 की है, फुल सेटलमेंट हो गया. इसका मतलब ना तो पैसे मिले हैं और ना ही दिए हैं. 16,000 के क्रेडिटर्स ने मशीनरी को 16,000 रुपये में लेके अपना पूरा सेटलमेंट मान लिया है. तो इस कंडीशन में यहाँ पर कोई एंट्री नहीं की जाएगी क्योंकि ना तो यहाँ पे कैश आ रहा है और ना ही देना पड़ रहा है. इसके बाद देखिए थर्ड, क्रेडिटर्स 90,000 इन्होंने बिल्डिंग को ले लिया है, लेकिन बिल्डिंग कितने की है? 1,20,000 की. तो उन्होंने 30,000 रुपये नगद दे दिया है. तो इधर देखिए बी वाले में तो नो एंट्री थी क्योंकि एसेट लायबिलिटी सेटल हो गई और फिर ना तो पैसा कुछ आया था ना गया था. लेकिन सी में क्या है? क्रेडिटर्स हैं 90,000 के और एक एसेट है 1,20,000 रुपये की जो कि बिल्डिंग है. इनका आपस में सेटलमेंट तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर क्या था? बिल्डिंग की वैल्यू ज़्यादा थी, क्रेडिटर्स कम है, तो फुल सेटलमेंट नहीं हुआ है. यहाँ पर क्रेडिटर्स ने बिल्डिंग लेके फॉर्म को 30,000 रुपये कैश दिया है. तो यहाँ पर कैश रिसीव हो रहा है 30,000 रुपये. कैश जब रिसीव होता है तो क्या एंट्री होती है? कैश बाय कैश लिखते हैं हम रियलाइजेशन के सीआर में. एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन या फिर बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन. 30,000 रुपये कैश रिसीव हो गया है. देखिए यहाँ बैंक नहीं लिखेंगे क्योंकि क्लियरली कहा है कि कैश रिसीव हुआ है, इसीलिए हम कैश लिखेंगे. अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम कैश और बैंक कुछ भी लिख सकते हैं. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7, चारू, ध्वनि, इग्नूर एंड पावनी इनकी एक पार्टनरशिप फॉर्म है. इन पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की हुई है. इसके अलावा कुछ पार्टनर्स ने फॉर्म को लोन भी दिया हुआ है. अब एक ही साल में इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए और इस वजह से ये फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं. इन्होंने मिस काव्या को अपॉइंट किया है जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है. तो मिस काव्या पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैरी करेंगी. और देखिए इसमें बताया है कि मिस काव्या ने सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है. अब इनके बिजी शेड्यूल की वजह से काव्या ने ये असाइनमेंट आपको दिया है, तो आपको यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स दिए हैं उनकी जर्नल एंट्री देनी है. तो पहला है ध्वनीस लोन ऑफ 50,000 टू द फॉर्म वॉज सेटल्ड बाय पेइंग 42,000. देखिए जो पार्टनर का लोन होता है उसका सेटलमेंट सेपरेट अकाउंट बना के किया जाता है. पार्टनर्स के लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है क्योंकि जो लोन पार्टनर्स ने फॉर्म को दिया है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है. तो अगर ध्वनि ने फॉर्म को 50,000 का लोन दिया है तो उसका सेटलमेंट करने के लिए ध्वनि का लोन अकाउंट बनाया जाएगा. देखिए ध्वनि का लोन फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा. अब इसका सेटलमेंट कैसे किया गया है? 42,000 पे किया गया है तो टू कैश लिख देंगे 42,000. यहाँ देखिए लोन 50,000 का है लेकिन 42,000 देकर ये सेटल हो गया है. तो यहाँ पर 8,000 रुपये का फॉर्म को फ़ायदा हुआ है और ये फ़ायदा रियलाइजेशन अकाउंट में सीआर किया जाएगा. तो यहाँ से हमारी देखिए एंट्री क्या बन रही है? ध्वनि लोन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट. 42,000 पे किया गया है, फॉर्म को फ़ायदा हो गया 8,000 रुपये का
इस तरीके से ध्वनि का 50,000 का लोन सेटल हो गया। इसके बाद देखिए अगला ट्रांजेक्शन दिया है कि पावनी's लोन ऑफ 40,000 वॉज सेटल्ड बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 45,000। तो पावनी का लोन है तो हम पहले उसका अकाउंट बना लेते हैं। अब देखिए ये जो लोन है ये अकाउंट क्लोज तो नहीं हुआ है रियलाइजेशन में, क्योंकि पार्टनर्स के लोन का हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, उन्हें रियलाइजेशन में क्लोज नहीं करते हैं। अब पावनी ने एक अपने लोन के सेटलमेंट में एक अनरिकॉर्डेड एसेट ले ली है। देखिए यहाँ पर लायबिलिटी और एसेट सेटल हो गई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर नो एंट्री वाला केस नहीं है। देखिए नो एंट्री केवल तभी हो सकती है जब उस लायबिलिटी और एसेट का सेटलमेंट हो जिसका अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट से क्लोज हो चुका है या जो अनरिकॉर्डेड है। तो यहाँ पर जो पावनी का लोन है वो कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं है और ना ही ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसका अकाउंट जो है क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए नो एंट्री से हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसके लिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए पावनी का लोन जो है वो एक अनरिकॉर्डेड एसेट से सेटल हुआ है जो कि 45,000 की है, लेकिन पावनी ने अपने लोन के फुल सेटलमेंट में उस एसेट को लिया है। लोन तो 40,000 का है लेकिन अनरिकॉर्डेड एसेट है 45,000 की, लेकिन उसे 40,000 के सेटलमेंट में लिया गया है तो 40,000 ही लिखा जाएगा। और यहाँ पर हम अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जो अनरिकॉर्डेड एसेट है वो फर्म के लिए गेन है और जो गेन है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। तो 40,000 रुपये रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। एंट्री होगी पावनी's लोन अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए किसी भी अनरिकॉर्डेड एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है जो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, रियलाइज्ड वैल्यू है। तो यहाँ पर ये जो 40,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट है इसे अपने जो लोन के बदले में पावनी ने लिया है। लोन 40,000 का है, इसका मतलब उसने इस अनरिकॉर्डेड एसेट को 40,000 में ही कंसिडर किया है, इसीलिए यहाँ पर 40,000 लिखा है हमने। अब थर्ड वाला ट्रांजेक्शन देखेंगे। लोन टू चारू ऑफ ₹60,000 वॉज सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारू's ब्रदर्स लोन ऑफ द सेम अमाउंट। यहाँ पे देखिए लोन टू चारू, यहाँ पर फर्म ने चारू को लोन दिया हुआ है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि लोन टू चारू फर्म के लिए एसेट है, 60,000 रुपये का लोन है। अब एक और बात, चारू से फर्म को 60,000 रुपये लेने हैं लोन के, इसके बदले में चारू ने अपने भाई का लोन जो कि उसके भाई ने फर्म को लोन दिया हुआ है उसको पे कर दिया है अपने लोन के सेटलमेंट में। तो चारू से अब ये 60,000 नगद नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि उसने 60,000 का ही फॉर्म के ऊपर जो इसके भाई का लोन है उसका पेमेंट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हम बाय चारू's ब्रदर्स लोन नहीं लिख सकते, क्योंकि चारू के ब्रदर का जो लोन है वो फॉर्म के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है और वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। तो अब यहाँ पर हम बाय रियलाइजेशन लिखेंगे। तो यहाँ से एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू चारू's लोन टू चारू अकाउंट। इसके बाद हम चौथा देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या है। इक्नूर्स लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म, मतलब इक्नूर ने फर्म को 80,000 रुपये का लोन दे रखा है एंड शी टुक ओवर मशीनरी ऑफ 60,000 एज पार्ट पेमेंट। तो इसने मशीनरी ले ली है 60,000 रुपये की पार्ट पेमेंट में। तो हम पहले इक्नूर का लोन अकाउंट बना लेते हैं, इससे लोन अकाउंट बना के आपको इजीली समझ में आ जाएगी जनरल एंट्री। ये लोन इक्नूर ने फर्म को दिया हुआ है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। 80,000 रुपये का लोन है, इसने एक एसेट टेक ओवर कर ली है, 60,000 रुपये की मशीनरी है। तो हम यहाँ पे मशीनरी नहीं लिख सकते, क्योंकि मशीनरी तो अकाउंट क्लोज हो चुका होगा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होके। तो कोई भी पार्टनर अगर कोई एसेट टेक ओवर करता है अपने लोन के सेटलमेंट में, तो टू एसेट ना लिखकर टू रियलाइजेशन लिखते हैं, चाहे वो एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो। 60,000 रुपये की तो उसने मशीन ले ली, बाकी 20,000 फर्म ने इक्नूर को उसके लोन का पेमेंट किया होगा। तो यहाँ से हमारी एंट्री बन रही है इक्नूर्स लोन अकाउंट DR टू रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। तो देखिए 80,000 रुपये का लोन है, 60,000 रुपये की एसेट टेक ओवर कर ली है और 20,000 फर्म ने से कैश पेमेंट किया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए सारी एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी हैं, हमें बस एसेट्स की रियलाइज होने की और लायबिलिटीज और एक्सपेंस के पेमेंट करने की एंट्री देनी है। तो देखिए ये हम फॉर्मेट देखते जाएंगे और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्रीज करते जाएंगे। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, वो हमें नहीं देनी है। इसके बाद यहाँ पर एसेट्स को रियलाइज करते हैं, यहाँ पर लायबिलिटी और एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं। सबसे पहले दिया है सेल ऑफ एसेट 50,000, मतलब फॉर्म ने एसेट्स को 50,000 में बेचा है और बेचा है तो फॉर्म को पैसा मिला होगा, तो एसेट यहाँ से रियलाइज होती हैं। एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हो गया पहला। इसके बाद सेकंड बी दे रखा है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देखिए लायबिलिटीज का पेमेंट यहाँ से होता है रियलाइजेशन के DR से और फॉर्म ने कैश में पेमेंट किया होगा, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। 10,000 रुपये की लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया गया है। इसके बाद सी वाला पॉइंट दिया है कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू एक्स अ पार्टनर ऑन द सेल ऑफ एसेट, मतलब एक पार्टनर है उसको 5% कमीशन दिया जाएगा जो एसेट्स बिकी हैं उसका 5%। तो देखिए एसेट कितने की बिकी हैं 50,000 की, इसका 5% कमीशन दिया जाएगा। ये फॉर्म के लिए एक्सपेंस है और आपको मैंने बताया लायबिलिटी एंड एक्सपेंस का पेमेंट रियलाइजेशन के DR से होता है, लेकिन फॉर्म इसका पेमेंट कैश नहीं करेगी क्योंकि पार्टनर को देना है ये कमीशन, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ से एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 5% कमीशन दिया जाएगा एक्स को, सेल ऑफ एसेट का 5%। तो आप देखिए एसेट 50,000 की बिकी है, इसका 5% निकालेंगे 2,500 आएगा। इसके बाद देखिए डी वाला दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंस वर्थ 15,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए हैं 15,000, लेकिन फॉर्म ने अमृत के साथ जो कि एक पार्टनर है उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि फॉर्म उसे रीइंबर्स करेगी केवल 10,000। इसका मतलब फॉर्म को केवल अमृत को 10,000 देने हैं, उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस जो हुए हैं वो अमृत बियर करेगा, फॉर्म को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमें केवल ये 10,000 रुपये का पेमेंट की एंट्री दिखानी है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अब अमृत को बियर करने हैं। तो देखिए एक्सपेंस के लिए यहाँ से एंट्री होती है, लेकिन फॉर्म किसको पे करेगी, कैश तो पे नहीं करेगी, अमृत को देगी। और अमृत को कितना देगी फॉर्म, केवल 10,000 रुपये। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू अमृत कैपिटल अकाउंट। तो फॉर्म को केवल 10,000 ही देने हैं अमृत को, क्योंकि फॉर्म ने 10,000 रुपये में अमृत के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। अब जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस है वो अमृत बियर करेगा। इसके बाद ई वाला पॉइंट देखिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है 10,000। देखिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड फॉर्म के लिए एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है रियलाइजेशन के DR से। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। 10,000 रुपये का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, पेमेंट कितना हुआ ये नहीं बताया है, इसलिए हमेशा देखिए किसी भी लायबिलिटी के पेमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम मानते हैं जितनी लायबिलिटी की बुक वैल्यू है उतना ही पेमेंट किया गया है। इसके बाद F वाला पॉइंट देखते हैं, जेड अ डेटर हुज अकाउंट ऑफ 6,000 वाज रिटन ऑफ एज अ बैड डेट अर्लियर पेड 60% ऑफ द अमाउंट। तो यहाँ पर देखिए जेड एक हमारा डेटर था 6,000 रुपये का, अब उसे हमने पहले तो राइट ऑफ कर लिया था, इसका मतलब अब वो बुक्स में हमारा डेटर नहीं है, लेकिन उससे पैसा मिला है 60%। तो 6,000 का डेटर था, 60% मतलब वो 3,600 रुपये फॉर्म को दे रहा है। इसका मतलब ये अमाउंट रियलाइज हो रहा है, ये हमारी एसेट है, लेकिन ये एसेट रिकॉर्डेड क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसको राइट ऑफ कर चुके हैं। तो ये टेक्निकली अब हमारा डेटर नहीं है, लेकिन इससे पैसा रियलाइज हो रहा है। तो एसेट जब रियलाइज होती है तो रियलाइजेशन के CR से करते हैं। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। इसकी एंट्री में अमाउंट आएगा 3,600 रुपये। 6,000 से कोई मतलब नहीं है हमें, जितना पैसा रियलाइज हुआ है उतना ही रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ हम नरेशन दे देंगे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स रिटन ऑफ अर्लियर। तो कितना कैश रिसीव हुआ है, 6,000 का 60% 3,600 रुपये। इसके बाद आगे देखते हैं, इन्वेस्टमेंट जिनकी की बुक वैल्यू 10,000 है उनसे 150% रियलाइज हुआ। 150 मतलब 150%, 10,000 का 150% हो गया 15,000 रुपये।
तो ये 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट को बेचकर रियलाइज हुआ है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे। देखिए एसेट्स यहाँ से रियलाइज होती हैं, तो कैश रियलाइज हुआ है, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट ईयर टू रियलाइजेशन। तो कितना कैश रियलाइज हुआ ये देख लेते हैं। 10,000 का 150% मतलब 15,000 रुपये। कैश की जगह हम बैंक भी लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से 15,000 रुपये रियलाइज हुआ है। इसके बाद आखिरी वाला दिया है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है 10,000, फर्म हैड एग्रीड विद कृष्ण अ पार्टनर टू रीइंबर्स हिम अप टू 7,500। तो देखिए यहाँ पर फर्म केवल कृष्ण जो पार्टनर है उसके साथ एग्रीमेंट किया है कि 7,500 फर्म उसे देगी। तो इसके बाद जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो कृष्ण को ही बियर करने पड़ेंगे 10,000। तो इस 10,000 रुपये को रियलाइजेशन में डीआर नहीं किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में केवल वही डीआर होगा जो फर्म ने पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किया है जितने अमाउंट में, उसके बाद पार्टनर ही बियर करेगा एक्सपेंस। तो फर्म केवल रियलाइजेशन अकाउंट में 7,500 डीआर करेगी। और आप देखिए फर्म एक्सपेंस का पेमेंट कहाँ से होता है, रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर से। तो यहाँ से एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्म पार्टनर को कैश तो पे करेगी नहीं, तो जो पार्टनर है कृष्ण उसके कैपिटल अकाउंट में सीआर कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कृष्णस कैपिटल अकाउंट। नरेशन दे देंगे रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। तो कितना रेम्यूनरेशन दिया है फर्म ने इसे, 7,500, इसके बदले में ये रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। द फर्म ऑफ मंजीत, सुजीत एंड जगजीत was dissolved on 31st March 2018. It was agreed that Sujit will take care of dissolution related activities and will get 10% of the value of assets realized. तो यहाँ पे देखिए एक पार्टनर सुजीत को रियलाइजेशन का काम की जिम्मेदारी दी गई है, इसके बदले में उसे 10% कमीशन मिलेगा, जितने की एसेट रियलाइज होगी उसका 10%। सुजीत रियलाइजेशन एक्सपेंस को बियर करेगा। एसेट से 10,0750 रुपीज़ रियलाइज हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 90,000 हुए हैं जो कि फर्म के द्वारा पे किए गए हैं। देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंस 90,000 है, ये सुजीत को बियर करने चाहिए क्योंकि सुजीत को कमीशन दिया गया है और सुजीत एक्सपेंस बियर करेगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये जो एक्सपेंस है 90,000 ये फर्म ने पे किए हैं, इट मीन्स ये फर्म ने सुजीत के बिहाफ पे किए हैं। लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया गया है 4,50,000 रुपये का फुल सेटलमेंट में, हमें जनरल एंट्रीज देनी है। तो देखिए हम सबसे पहले जो एसेट्स रियलाइज हुई हैं उसकी जनरल एंट्री देंगे। एसेट रियलाइज होगी तो देखिए रियलाइजेशन के सीआर में एसेट रियलाइज होती है, बाय कैश लिखेंगे तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट से 10,0750,000 रियलाइज हुआ है। देखिए एसेट से जितना रियलाइज हुआ है उसका 10% सुजीत को कमीशन दिया जाएगा, एज रेम्यूनरेशन दी जाएगी सुजीत को। तो देखिए ये फर्म के लिए रेम्यूनरेशन एक्सपेंस है, रियलाइजेशन में डीआर होगा, लेकिन टू कैश नहीं होगा क्योंकि पार्टनर को फर्म अगर कमीशन देगी तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सुजीत कैपिटल अकाउंट। 10% कमीशन दिया जाएगा एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू का। तो देखिए एसेट से कितना रियलाइज हुआ है 10,0750,000, तो 1,75,000 रुपये इसका कमीशन बनेगा 10% के हिसाब से। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि सुजीत को ये कमीशन मिलेगा, इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस सुजीत बियर करेगा। अब रियलाइजेशन के 90,000 खर्च हुए हैं जो कि फर्म ने पे किए हैं, लेकिन सुजीत के बिहाफ पर, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस तो सुजीत को बियर करना है। तो ये जो 90,000 फर्म ने पे किए हैं ये रियलाइजेशन में डीआर नहीं होगा, क्योंकि रियलाइजेशन में केवल वही एक्सपेंस डीआर होते हैं जो फर्म ने बियर किए हैं। ये जो एक्सपेंस फर्म ने पे किया है सुजीत के बिहाफ पर, ये सुजीत के कैपिटल अकाउंट में से काटा जाएगा। तो एंट्री बनेगी सुजीत कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। ये हमने नरेशन दे दी, एक्सपेंस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ सुजीत। तो 90,000 का एक्सपेंस फर्म ने पे किया है। इसके बाद देखिए लाइबिलिटीज़ का 4.5 लाख रुपए का पेमेंट किया गया है। लाइबिलिटीज़ का पेमेंट रियलाइजेशन के डीआर से किया जाता है, फर्म ने पे किया है इसीलिए टू कैश या टू बैंक लिखेंगे। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश या टू बैंक। 4,50,000 रुपये लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया गया है।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। Nisha, Kamal and Vijay had an automobile spare parts business. Due to strained relationship among the partners, they were unable to take collective decision for the growth of business. तो यहाँ पर देखिए ये 3 पार्टनर हैं, इनमें आपस में विवाद है, तो इस वजह से ये बिजनेस में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए फॉर्म को बंद किया जा रहा है, डिसोल्यूशन किया जा रहा है। अब हमें ये डिसोल्यूशन के टाइम के सारे ट्रांजेक्शन दिए हैं, इन्हें हमें जर्नलाइज करना है। सबसे पहले दिया है शिव, अ क्रेडिटर to whom 6,000 were due, accepted office equipment at 4,000 and the balance was paid to him. तो यहाँ पर एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर 6,000 रुपये का है और उसको 4,000 रुपये तो एक इक्विपमेंट दे दिया गया है, ऑफिस इक्विपमेंट, और बाकी का उसका कैश पेमेंट किया गया है। तो देखिए क्रेडिटर की वैल्यू है 6,000 रुपये और इसको एक ऑफिस इक्विपमेंट दिया गया है 4,000 रुपये वाला। तो देखिए ये लायबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो चुकी है रियलाइजेशन अकाउंट में और ये एसेट भी ट्रांसफ़र हो चुकी है। जब ये आपस में सेटल हो गई तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। एसेट और लायबिलिटी जब सेटल हो जाएंगी तो कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। लेकिन पूरा फुल सेटलमेंट तो नहीं हुआ है, 2,000 रुपये तो और जो बचे हैं क्रेडिटर्स के वो पे किए जाएंगे। तो लायबिलिटीज़ के पेमेंट की एंट्री क्या होती है रियलाइजेशन के DR से, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो जो 2,000 रुपये पे किए गए हैं बस वही रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये 2,000 रुपये क्रेडिटर शिव को पे किए जाएंगे, बाकी 4,000 रुपये का तो एसेट के साथ सेटलमेंट हो गया है। इसके बाद सेकंड वाला दिया है इन्वेस्टमेंट, जो कि बुक्स में दिखाई दे रहे हैं 1 लाख रुपए के। हाफ ऑफ इट इज टेकन बाय मोहन अ क्रेडिटर एट 10% अबव द बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम एंड द रिमेनिंग हाफ वाज सोल्ड इन द मार्केट एट अ लॉस ऑफ 30%। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए के। इसमें से आधे इन्वेस्टमेंट तो आधे मतलब 50,000 के इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिए हैं एक पार्टनर ने, एक क्रेडिटर ने। तो ये जो 50,000 के इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर ने टेक ओवर कर लिए हैं, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट का सेटलमेंट लायबिलिटी के साथ हो गया है। बाकी जो 50,000 के इन्वेस्टमेंट बचे हैं इनको बेचा गया है। इनको कितने प्रॉफिट लॉस पे बेचा गया है? 30% के लॉस पे। तो देखिए 50,000 माइनस 30% 35,000 आएगा। तो ये रियलाइज हुआ है इन्वेस्टमेंट को बेचकर। तो देखिए एसेट्स रियलाइज होती हैं तो रियलाइजेशन के CR में हम एंट्री करते हैं बाय कैश। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश की जगह हम बैंक भी लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट 35,000 के बिके हैं आधे और बाकी आधे तो लायबिलिटी से सेट ऑफ हो गए थे, उसकी हमने कोई एंट्री नहीं दी है। इसके बाद देखिए अगला है लोन ऑफ 50,000 एडवांस्ड बाय निशा टू द फर्म वाज रिटर्न। देखिए जो पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो उसका पेमेंट रियलाइजेशन से नहीं किया जाता है क्योंकि पार्टनर का लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है। इसका पेमेंट करने के लिए अलग से एक लोन अकाउंट बनाया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे एक निशा का लोन अकाउंट बना लेते हैं। देखिए 50,000 का लोन है और इसका पेमेंट किया गया है। पेमेंट किया गया होगा कैश या बैंक से, तो 50,000 यहाँ आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसकी एंट्री बनेगी निशास लोन अकाउंट DR टू कैश या बैंक। तो ये 50,000 का लोन लौटा दिया गया है। इसके बाद अगला चौथा पॉइंट है लॉस ऑन रियलाइजेशन 30,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। तो ये जो 30,000 रुपये का लॉस हुआ है इसे निशा, कमल और विजय में बांट दिया जाएगा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो हम इक्वल मानेंगे। तो देखिए रियलाइजेशन का लॉस कैसे निकल के आता है, हम डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस करते हैं। तो डेबिट बड़ा होता है तो लॉस होता है जो कि रियलाइजेशन से में क्रेडिट किया जाता है और इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी निशास कैपिटल अकाउंट DR, कमल्स कैपिटल अकाउंट DR, विजयस कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। देखिए 30,000 रुपये का लॉस हुआ है। इस लॉस को पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है जो कि यहाँ पे नहीं दिया है तो हम इक्वल मानेंगे। तो 10,000 तीनों के कैपिटल अकाउंट में DR हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे।